Hello everyone, welcome back. Welcome to part 41 of our Indian Polity lecture series and fourth part of citizenship. Presently हम citizenship के चैप्टर को डील कर रहे हैं और citizenship के ऊपर यह हमारा फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है। इस वीडियो में citizenship का चैप्टर जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा एंड जितने भी टॉपिक्स थे उसको बहुत ही डिटेल में हमने कवर अप किया है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको जरूर देख लें। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। लास्ट वीडियो तक हमने एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन एज ओसीआई कार्ड होल्डर का टॉपिक जो है वो देखा था एंड डिस्क्वालिफिकेशन की भी हमने बात कर ली थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे राइट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ओसीआई कार्ड होल्डर, रिनंसिएशन ऑफ ओसीआई कार्ड, देन पोस्ट 2015 रूल्स क्यों टाइट किए गए हैं, 2025 का क्या नोटिफिकेशन है, क्या उसमें बात कही गई है उसे भी देखेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिलैक्सेशन इन ओसीआई कार्ड री इशू, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। बिकॉज पहले क्या होता था कि जब भी किसी का पासपोर्ट री इशू होता था तो उसको ओसीआई कार्ड भी री इशू करवाना पड़ता था, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी एंड कुछ लोग जो हैं वो री इशू करवाते ही नहीं थे ओसीआई कार्ड। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा आसान किया गया ताकि लोग जो है ओसीआई कार्ड को आगे कंटिन्यू कर सके। देन हम स्मॉल कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन ओसीआई एंड एनआरआई और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। राइट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर की अगर हम बात करें तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स को सेवरल इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड रेजिडेंसी बेनिफिट जो हैं वो मिलते हैं। इमिग्रेशन बेनिफिट की अगर हम बात करें तो जो ओसीआई कार्ड होल्डर है उसको मल्टीपल एंट्री मल्टीपर्पस लाइफ लॉन्ग वीजा जो है इंडिया के लिए मिल जाता है। अगर कोई नॉर्मल फॉरेनर है उसे अगर इंडिया में आना है तो उसे हर बार वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद ही वो इंडिया आ सकता है। बट अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर है तो उसको बार बार इंडिया में आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, उसको लाइफ लॉन्ग वीज़ा जो है वो मिल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ कोई भी ओसीआई कार्ड होल्डर अगर इंडिया में आता है तो उसको FRRO के पास जाके रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि अभी तक आपको FRRO का मतलब पता चल गया होगा, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो कोई ओसीआई कार्ड होल्डर है वो इंडिया अगर आएगा तो उसको फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। देन पैरिटी विद एनआरआईज इन सर्टेन एरिया। पैरिटी का मतलब क्या हो जाता है? इक्वलिटी। तो जो फैसिलिटीज एनआरआईज को दिया जाता है वही फैसिलिटीज जो है कुछ एरियाज में ओसीआई कार्ड होल्डर को भी दिया जाता है। जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में हम देखते हैं कि आईआईटीज, एनआईटीज, एम्स, इन सब जगहों पे जो एडमिशन का प्रोसीजर एनआरआईज के द्वारा फॉलो किया जाता है, जो फी स्ट्रक्चर एनआरआईज के लिए एप्लीकेबल है, वही चीज़ें जो है वो ओसीआई के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया गया है। ठीक है, एंड साथ ही साथ हम देखते हैं कि अगर कोई भी नेशनल पार्क, म्यूजियम, मॉन्यूमेंट्स घूमने जाता है तो उसको वही फीस लगेगा जो एक एनआरआई को लगता है। यानी जब भी हम किसी नेशनल पार्क, म्यूजियम, मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए जाते हैं तो हर किसी का अलग अलग चार्जेस वहाँ पे रहता है। जो सिटीजन हैं उनके लिए अलग फीस है, जो एनआरआईज हैं उनके लिए अलग फीस है एंड जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए अलग फीस है। ओके, तो ऐसी जगहों पे कोई ओसीआई कार्ड होल्डर अगर जाएगा तो उससे वही फीस वसूली जाएगी जो किसी एनआरआई से ली जाएगी। ठीक है, देन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फील्ड में भी रियायत जो है मिलती है। कैसे? तो एनआरआईज जो हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार से ओसीआईज को भी ये कहा गया कि आप इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस तरीके से एनआरआईज इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट में एनआरआईज जिस तरीके से ट्रेड करते हैं आप भी वैसे ही ट्रेड कर सकते हैं। सो ये पैरिटी जो है वो दी गई है ओसीआईज को। देन विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी राइट्स अगर हम बात करें तो एनआरआईज जो हैं वो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही राइट्स जो हैं वो ओसीआई कार्ड होल्डर को दिया गया है। यानी ओसीआई कार्ड होल्डर जो हैं वो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं इंडिया में, बट वो एग्रीकल्चरल एंड प्लांटेशन लैंड जो है वो नहीं खरीद सकते हैं, ना ही वो सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये चीज़ जो है एनआरआई के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी कोई एनआरआई है वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकता है, प्लांटेशन लैंड, फार्म हाउस जो है वो नहीं खरीद सकता है, बट कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो
खरीद सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो दी गई है, ये फैसिलिटीज जो है वो एनआरआईज एंड ओसीआई कार्ड होल्डर को मिलता है। देन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ओसीआई कार्ड होल्डर्स की अगर हम बात करें तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस होल्ड नहीं कर सकते हैं। इंडिया में वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस होल्ड क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वो फुल सिटीजन नहीं है इंडिया के, दैट्स वाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस होल्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप ले लेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस जो हैं उसको होल्ड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बात किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं उसके लिए ओसीआई कार्ड होल्डर जो हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो भी ओसीआई कार्ड होल्डर के पास नहीं रहता है। बेसिकली दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट, वो वोट नहीं कास्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट फुल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देन they are not eligible to be member of Lok Sabha or Raj Sabha, and they are not eligible to be member of Legislative Assembly or Legislative Council. तो ये limitations हैं, ये restrictions हैं because they are not full citizen of India. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में अगर हम देखें तो हम पाते हैं दैट दे आर नॉट हैविंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। यानी कोई ओसीआई कार्ड होल्डर है तो वो अंडर आर्टिकल 16 क्लेम नहीं कर सकता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। ओके, एंड साथ ही साथ वो गवर्नमेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है इंडिया में अनलेस एंड अनटिल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल नोटिफिकेशन लाकर उस चीज को वैलिड किया जाए। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन ओसीआई कार्ड होल्डर्स। सो रिनंसिएशन ऑफ ओसीआई कार्ड, किस तरीके से स्वेच्छा से कोई ओसीआई कार्ड छोड़ सकता है, उसका क्या प्रोसीजर है वो हम देखेंगे। कोई भी ऐसा पर्सन जो ओसीआई कार्ड होल्डर है वो अगर ओसीआई कार्ड छोड़ना चाहता है तो उसे रिटन डिक्लेरेशन जो है रिगार्डिंग रिनंसिएशन वो देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब उसका डिक्लेरेशन रजिस्टर कर लेगी, यानी उसका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो वो फिर ओसीआई कार्ड होल्डर नहीं रहेगा। जिस दिन उसका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट कर लिया गया उसी दिन से वो ओसीआई स्टेटस खो देगा। एंड ऐसा कोई पर्सन है जो ओसीआई कार्ड होल्डर था और उसने ओसीआई कार्ड जो है छोड़ दिया, तो उसका जो पार्टनर है यानी हस्बैंड या वाइफ जो है वो भी ओसीआई कार्ड स्टेटस खो देते हैं। ओके, एंड उनके अगर बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं तो उनका भी ओसीआई स्टेटस जो है वो खत्म कर दिया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। देन और क्या ग्राउंड्स है अंडर सिटीजनशिप एक्ट जिसके द्वारा ओसीआई स्टेटस जो है वो कैंसिल किया जाता है, किया जा सकता है। किसी ने ओसीआई कार्ड जो है इशू करवा लिया बट उसने फ्रॉड करके वो कार्ड जो है वो इशू करवाया या फिर गलत इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करके ओसीआई स्टेटस जो है ले लिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर बाद में ये बात पता चलती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस पर्सन का ओसीआई स्टेटस जो है वो कैंसिल कर सकती है। देन अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर है एंड वो डिसअफेक्शन शो करता है टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो नफरत शो करता है टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर डिसरिस्पेक्ट शो करता है टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ऐसे केस में भी उस पर्सन का ओसीआई स्टेटस जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। देन अगर इंडिया वार में इन्वॉल्व है, किसी के साथ इंडिया का वार चल रहा है एंड कोई ओसीआई कार्ड होल्डर है वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे देश की, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के ऊपर अगर इम्पैक्ट आता है तो उस समय भी ऐसे लोगों का ओसीआई जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कोई ओसीआई कार्ड होल्डर बना है एंड वो विद इन 5 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ओसीआई अगर उसको 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा मिल जाती है तो उसका ओसीआई स्टेटस जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। देन अगर ये पाया जाता है दैट विद रिस्पेक्ट टू सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया किसी का ओसीआई स्टेटस जो है कैंसिल कर देना बेटर ऑप्शन है, तो उस केस में भी उस पर्टिकुलर पर्सन का ओसीआई स्टेटस जो है वो कैंसिल किया जा सकता है।
देन मैरिज बेस्ड ओसीआई स्टेटस अगर किसी को मिला हुआ है और मैरिज अगर डिजल्व हो जाता है तो ओसीआई स्टेटस जो कि मैरिज के बेसिस पे प्रोवाइड किया गया था वो भी खत्म कर दिया जाता है। साथ ही साथ मैरिज बेस्ड ओसीआई स्टेटस जिसको दिया गया है उसमें से एक पार्टनर ने अगर दूसरी शादी कर ली तो उस कंडीशन में भी ओसीआई स्टेटस जो है वो खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, सो आफ्टर 2015 हम देखते हैं कि रूल्स जो हैं वो और ज़्यादा टाइट कर दिए गए हैं एंड 2025 में नोटिफिकेशन लाकर ये क्लियर कर दिया गया है कि कोई ओसीआई कार्ड होल्डर अगर है और उसने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से उसको 7 साल या 7 साल से अधिक की सजा दी गई है तो उस केस में भी ओसीआई स्टेटस जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, कर दिया जा सकता है। ठीक है, देन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि सिक्योरिटी रिस्क है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, किसी को ओसीआई स्टेटस अगर दिया गया है उसकी वजह से, तो उस पर्सन का ओसीआई स्टेटस जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। देन प्रोसीजरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या क्या लाए गए आफ्टर 2015, तो हम देखते हैं कि 2021-22 के अंदर बहुत सारे रिलैक्सेशन जो हैं रिगार्डिंग ओसीआई कार्ड री इशू वो लाया गया है। ओल्ड रूल क्या कहता था कि जब भी किसी का पासपोर्ट रिन्यू किया जाएगा, री इशू किया जाएगा, तो जितनी बार पासपोर्ट री इशू किया जाएगा उतनी बार उसको ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। री इशू जो है ओसीआई कार्ड बेसिकली वो करवाना पड़ेगा। तो अलग अलग कंट्री में क्या होता है कि किसी कंट्री में 3 साल के लिए बच्चों का पासपोर्ट जो है बनाया जाता है, किसी कंट्री में 5 साल के लिए बच्चों का पासपोर्ट बनाया जाता है, और जिस कंट्री में 3 साल के लिए बनाया जाता है पासपोर्ट तो हर 3 साल के बाद उसको फिर रिन्यू करना होगा जब तक वो 18 प्लस का नहीं हो जाता है। उसी प्रकार से किसी कंट्री में अगर 5 साल का वैलिडिटी मिलता है बच्चों के पासपोर्ट को तो 5 साल के बाद उसको फिर रिन्यू किया जाएगा। तो जितनी बार ये पासपोर्ट रिन्यू होगा उतनी बार ओसीआई कार्ड जो है वो री इशू करवाना पड़ता था। बट नया रूल लाया गया और कहा गया कि ओसीआई कार्ड जो है वो सिर्फ एक बार इशू किया जाएगा, री इशू किया जाएगा, आई एम सॉरी, ओसीआई कार्ड सिर्फ एक बार री इशू किया जाएगा जब बच्चा 20 साल या उसके ऊपर का हो जाता है। यानी कोई अगर बच्चा है वो 20 साल की उम्र अगर क्रॉस कर रहा है तो उसका नया पासपोर्ट बनेगा, तो नया पासपोर्ट जब उसका बनेगा उसी समय री इशू करवाया जाएगा ओसीआई कार्ड। ठीक है, पहले क्या हो रहा था कि बार बार करवाना पड़ रहा था, बट अब 20 साल के ऊपर अगर वो पहुंचता है और उसका पासपोर्ट रिन्यू होता है तो उसको री इशू करवाना पड़ेगा ओसीआई कार्ड सिर्फ एक बार। एंड आगे क्या करना होगा, तो जो नया पासपोर्ट उसका बना है उसकी कॉपी एंड रीसेंट फोटो जो है उसको ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट करना पड़ेगा। ओके, एंड कोई पर्सन है जो 50 साल के उम्र को क्रॉस कर गया है, उसका नया पासपोर्ट बना है, उस केस में भी अब उसको ओसीआई कार्ड जो है री इशू कराने की जरूरत नहीं है, उसको बस नया पासपोर्ट का कॉपी एंड रीसेंट फोटो जो है वो अपलोड कर देना है और सारा काम जो है वो हो गया। ओके, सो ई अराइवल कार्ड रिक्वायरमेंट ये नोटिफिकेशन जो है 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव हो जाता है और ये कहा जाता है कि जितने भी ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं वो अगर इंडिया में इंटर करने वाले हैं तो इंडिया में इंटर करने से 72 आवर्स पहले उनको ई अराइवल कार्ड जो है वो फिल कर देना होगा और ये मैंडेटरी रहेगा फॉर इमिग्रेशन क्लियरेंस। अगर उन्होंने इस चीज को पूरा नहीं किया तो इमिग्रेशन क्लियरेंस मिलने में उनको डिफिकल्टी हो सकती है। और क्या क्या चेंजेस जो है लाए गए ओसीआई पोर्टल पे जिसके द्वारा प्रोसेस को इजी बनाया गया है, तो न्यू डिजिटल इंटरफेस जो है वो हमें देखने को मिलता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, देन मिसलेनियस सर्विस के रिगार्डिंग, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत सारे चेंजेस जो है लाए गए हैं और ये जो चेंजेस हैं ये प्रोसेस को और फास्ट कर देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो है उसका वर्क फ्लो जो है वो काफ़ी स्मूथ कर दिया गया है नया इंटरफेस लाकर, ताकि लोगों को कम से कम टाइम लगे एंड लोग जो हैं वो इजीली ओसीआई स्टेटस ले पाएं, होल्ड कर पाएं। अब देखते हैं कि एक ओसीआई एंड एनआरआई में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली चीज, एनआरआई कौन है? कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन जो एक
पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज वो इंडिया के अगर बाहर रहता है तो वो एनआरआई कहलाएगा। एनआरआई का मतलब क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन। ओके, और कोई हाई इनकम इंडिविजुअल है तो उस केस में अगर 120 डेज से ज़्यादा अगर दूसरे कंट्री में वो रहता है तो वो एनआरआई कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बट इन जनरल 182 डेज जो हैं वो आपको याद रखने हैं। अब अगर फीचर के रिस्पेक्ट में हम सिटीजनशिप को कंपेयर करें तो ओसीआई कार्ड होल्डर क्या इंडिया के सिटीजन होते हैं? तो जी नहीं, वो इंडिया के सिटीजन नहीं होते हैं। बट एनआरआई इंडिया के सिटीजन होते हैं? तो जी हाँ, एनआरआई इंडिया के सिटीजन है। बस क्योंकि वो एक फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज वो देश के बाहर रह रहे हैं, इसलिए उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है, दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियन। यानी उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है बट वो इंडिया में ज़्यादा टाइम नहीं रह रहे हैं, वो दूसरी कंट्री में काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में या फिर पढ़ाई के सिलसिले में वहां पे रह रहे हैं। देन ओसीआई कार्ड होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है क्या? तो जी नहीं। एनआरआई के पास वोटिंग राइट होता है? तो जी हाँ, क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन है। देन पासपोर्ट की अगर हम बात करें तो ओसीआई के पास इंडियन पासपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि वो किसी और कंट्री का सिटीजन है। जस्ट बिकॉज वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इसीलिए उसको ओसीआई स्टेटस मिला हुआ है, इंडिया का सिटीजनशिप नहीं मिला हुआ है। इसीलिए वो पासपोर्ट कहाँ का होल्ड करेगा? उस कंट्री का जहां पे वो रहता है, जहां की उसकी सिटीजनशिप है। ठीक है, बट इन केस ऑफ एनआरआई वो इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं। देन वीजा की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ओसीआई कार्ड होल्डर को लाइफ टाइम मल्टी एंट्री वीजा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। एंड एनआरआई को इंडिया में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। दूसरे देश में जाने के लिए उसको वीजा लगेगा, बट अपने ही घर में, अपने ही देश में वापस आने के लिए वीजा नहीं लगेगा। ठीक है, देन ओसीआई क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है? तो जी नहीं। अगर गवर्नमेंट स्पेशली कोई नोटिफिकेशन निकालती है और कहती है कि ओसीआई जो है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एप्लीकेबल है तो ही वो एप्लीकेबल हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं हो सकता है। बट इन केस ऑफ एनआरआई हम देखते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होता है। क्या ओसीआई को ये हक है, ये अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है? तो जी नहीं, क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। बट एनआरआई जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की अगर हम बात करें तो ओसीआई कार्ड होल्डर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होल्ड कर सकता है, बट एनआरआई जो है होल्ड कर सकता है बिकॉज वो इंडिया का फुल सिटीजन है। क्या ओसीआई कार्ड होल्डर एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन लैंड खरीद सकता है? तो जी नहीं। एनआरआई खरीद सकता है क्या? तो जी नहीं। जब तक वो इंडिया में प्रॉपर तरीके से रिजाइड करना शुरू नहीं कर देता है तब तक वो एनआरआई भी एग्रीकल्चरल या फिर प्लांटेशन लैंड अपने नाम से नहीं खरीद सकता है। ठीक है, देन एफआरआरओ में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत होती है क्या ओसीआई को? तो जी नहीं, उसको जाके हर बार रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू एनआरआई तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि वो अपने ही घर में आ रहा है, तो वो क्यों फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके अपने आप को फॉरेनर के रूप में रजिस्टर करवाएगा। ठीक है, देन मेजर रीजन क्या है किसी को ओसीआई स्टेटस क्यों दिया गया? क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन का है और वो किसी और कंट्री का सिटीजन एट प्रेजेंट है, इसी वजह से उसको ओसीआई स्टेटस जो है वो मिला हुआ है। एंड कोई एनआरआई का स्टेटस क्यों होल्ड करता है? क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है बट वो बाहर किसी देश में रह रहा है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और बिजनेस। ओके, सो ये जो डिफरेंसेस है वो आपको याद रखे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स के रूप में इन्हीं चीज़ों को उठाकर पूछ लिया जाता है और कहा जाता है दैट कौन सा या कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू ओसीआई और विद रिस्पेक्ट टू एनआरआई सही हैं या गलत हैं। ओके, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। देन अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया? यानी सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अनुसार हमें बताना है कि नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन वो है जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करते हुए इंडिया का सिटीजन बन सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है चिल्ड्रेन बोर्न आउटसाइड इंडिया टू इंडियन सिटीजन। क्या कोई इंडियन सिटीजन फॉरेन कंट्री में रह रहा है और उसका बच्चा वहां पे पैदा होता है तो क्या बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो इंडिया का सिटीजन बनेगा? तो जी नहीं, वो बाय डिसेंट बनता है।
ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन जो है गलत हो गया। क्या स्टेटलेस पर्सन जो है वो बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंडिया का सिटीजन बन सकता है? नहीं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं क्या सिटीजन ऑफ इंडिया? तो जी नहीं। देन फाइनल डी ऑप्शन क्या कह रहा है? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन who are ordinarily resident in India for 7 years। तो आई होप 6+1 years वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको याद होगा और आप इसका सही आंसर करेंगे, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, the next question. With reference to India, consider the following statements. पहला statement कह रहा है that there is only one citizenship and one domicile. Then statement 2 कह रहा है a citizen by birth only can become the head of the state. तो अगर आपने सिटीजनशिप का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, फर्स्ट वीडियो से आप इसको सीरीज में कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं, तो आप इजीली इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड को अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो बी आपका एलिमिनेट हो गया, डी आपका एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया में सिटीजन्स के साथ ये भेदभाव नहीं रखी गई है कि आप बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन हैं या बाय डिसेंट हैं या बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप बने हैं या बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस बने हैं। आपके पास इंडिया का सिटीजनशिप है तो आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, आप हेड ऑफ द स्टेट जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ए फॉरेनर वंस गारंटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। क्या कोई फॉरेनर अगर इंडिया का सिटीजनशिप ले लेता है तो क्या उसका सिटीजनशिप कैंसिल नहीं हो सकता है? तो जी कैंसिल हो सकता है, और हमने देखा था कि किन किन बेसिस पे सिटीजनशिप जो है वो खत्म होता है, कैंसिल होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ से क्या हमें दिखता है कि थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट अगर गलत है तो ऑप्शन सी भी खत्म हो गया, तो करेक्ट आंसर मिल गया कि यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ सही है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरीके से हमने सिटीजनशिप का चैप्टर जो है बहुत ही डिटेल में कवर अप कर लिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स रह गए हों तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में विद फंडामेंटल राइट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।